हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सिंस 2008 टू 2020। 2008 से 20 के दरमियान बिहार SI और BPSC में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविक्स से, तो वो यहाँ पर मैं करवाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज मैं 51 से करवाऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, 2021 के घटना चक्र, बिहार SI एंड बिहार ESI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? आप लोग बतलाइएगा, चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आपका कितना मार्क्स आप अचीव किए हैं। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की अगर बात करें तो वे नहीं है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है। तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 है कि कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? ऑप्शन A इज करेक्ट। आर्टिकल 15, 16, 19, 20 और 30। ठीक है ना, ये पांचों जो मौलिक अधिकार हैं, ये आर्टिकल जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, ना कि विदेशियों को। तो ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्य कथन चुनिए। तो चलिए पढ़ते हैं एक करके। पहला है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यह गलत है। 11 नहीं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो जनरली साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे कोटि पर, अच्छे पोजीशन पर रहते हैं उनको। C है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इट मीन्स ये कभी भी भंग नहीं होती है, और इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं ना, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, और उनके जगह पर 1/3 नए सदस्यों का चयन कर लिया जाता है, और यह प्रोसेस कंटिन्यू होते रहती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक अस्थायी सदन है। D नंबर है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। जी नहीं, करते थे, वो पास्ट की बात थी। अब ये प्रोसेस चेंज हो चुका है। लोकसभा जो 2 एंग्लो इंडियन का चयन राष्ट्रपति करते थे लोकसभा में, वह प्रोसेस अब खत्म कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही बात है, और इसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है वित्त आयोग का। B कह रहा है कि वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। जी नहीं, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तीसरा है कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। जी नहीं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का, और 4 सदस्य होते हैं। पूरा मिलाकर 5 है, लेकिन अध्यक्ष की संख्या 1 है और सदस्यों की संख्या 5 ना होकर 4 है। D है कि यह 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसा कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है वित्त आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान में। संविधान में किसी प्रकार का भी कोई प्रावधान नहीं है कि उसका फिक्स टाइम 6 वर्ष ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कोरम हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा या लोकसभा के जितने भी टोटल मेंबर्स होते हैं, उसके 1/10 पार्ट यानी 1/10 सदस्य की अगर ज़रूरत होगी तो वो गणपूर्ति हो जाएगी। अगर गणपूर्ति यानी कोरम पूरी नहीं होती है तो वो बैठक आयोजित नहीं की जाती है। तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के जो टोटल मेंबर हैं वो कितने होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर इन राज्यसभा, तो 250। तो 250 का 1/10 कितना निकलेगा, 25। तो ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है?
ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्राम सभा, और ग्राम सभा का वर्णन आर्टिकल 40 में किया गया है, 40 में। नेक्स्ट है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? ऑप्शन ए, चुनाव आयोग नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है, और चुनाव आयोग का जो वर्णन है ना वो आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए, ये कोई पार्टिकुलर धर्म संप्रदाय से बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि जो समान नागरिक संहिता 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था, तो इसमें एक समान कानून ही सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी व्यक्तियों पर लागू होगी, यही की गई थी समान संहिता में, तो ये सभी नागरिकों पर लागू है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसको स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कुल 5 रिटों को जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। अब ये जो 5 रिट होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 32 आर्टिकल का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ये 5 रिट को, और सेम यही 5 रिट को हाई कोर्ट जब जारी करता है ना, तो यहाँ पर वो दूसरा आर्टिकल का यूज करता है, हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया ये 5 रिट के लिए आर्टिकल का यूज होना है आर्टिकल 226, तो आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पढ़िए एक करके। ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय नागरिकता का अगर वह परित्याग कर देता है, स्वयं लौटा देता है भारत सरकार को, छोड़ देता है भारतीय नागरिकता, तब उस कंडीशन में वो भारतीय नागरिकता खो देता है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, अगर विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन से अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता को अगर सिटीजनशिप अपना लेता है, तो उस कंडीशन में स्वतः ही भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी हो जाती है। थर्ड और फोर्थ यहाँ पर गलत है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल 4 यानी नागालैंड में। देखिए, अगर 73वां संविधान संशोधन की बात करें ना, तो ये 3 जगहों पर लागू नहीं किया गया, वो था मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। तो आपके दिमाग में एक बात खटकेगा कि मेघालय ऑप्शन में, बट ऑप्शन का जो यहाँ पर सीरीज यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है वो आप देख सकते हैं, कहीं पर भी सेकंड और फोर्थ नहीं दिया हुआ है, और सिर्फ सेकंड भी नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, केवल फोर्थ यानी नागालैंड। बट ये होता है 3 जगह हुआ था, और वह था मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? देखिए, राज्यसभा में अगर टोटल नंबर की बात करें ना, तो टोटल 250 होते हैं, बट वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों के हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 245 सही है। आगे बढ़ रहे 63 की तरफ, कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1949 ईस्वी में कुल 284 मेंबर ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के जरिए राष्ट्रपति अगर देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर प्लेस में या राज्य में संवैधानिक तंत्र वहाँ का विफल हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है राज्य का, तो इस कंडीशन में वो पार्टिकुलर जो जगह है वहाँ पर आर्टिकल 356 का यूज करके राष्ट्रपति क्या लगाते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की। उसके कुछ दिन बाद यानी आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों सदन यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से पारित होना जरूरी है। देखिए आपातकाल की जो घोषणा है ना वो राष्ट्रपति 3 तरह से करते हैं। आर्टिकल 352 का यूज करके राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तथा आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, तब उन्होंने उस टाइम मौलिक कर्तव्य को उसमें ऐड नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो था ना वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। और उस समय जब ये 1976 में ऐड किया गया तब उसमें मात्र 10 मौलिक कर्तव्य थे, बट प्रेजेंट टाइम में इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। और ये 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। देखिए आर्टिकल 352 का जब यूज करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते थे तो वो 3 कंडीशन पर करने का प्रावधान था। पहला युद्ध, दूसरा बाहरी आक्रमण और तीसरा आंतरिक अशांति, आंतरिक कलह। तो यह जो वर्ड था ना आंतरिक अशांति, इसी की जगह पर हटा दिया गया वो वर्ड को और सशस्त्र विद्रोह का यूज होने लगा। कब से? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए देश का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, राज्यपाल को। नेक्स्ट है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो वे आर्थिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर हड़ताल करके वो एक जगह इकट्ठित हो सकते हैं, बट ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर उन्हें एकत्रित होने से वंचित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो मंत्रिपरिषद को अगर ग्रुप की बात करें सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट है कि किस आर्टिकल के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 37। और नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है ना वो आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। और भाग की बात करें तो भाग 4 है। अब जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व को आखिर किसी भी कोर्ट में हम लोग उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा कर सकते, प्रश्नगत क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति यानी वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है ना वही राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने के लिए वही प्रक्रिया का यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि लास्ट ये अभी हुआ नहीं है, आगे हम लोग दूसरे वीडियो में से बतलाएंगे। 75 चूंकि 25 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेकर चल रही हूँ और मुझे कमेंट के जरिए जरूर बतलाइएगा कि आउट ऑफ 25 हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव। तो 75 है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुल भारत में 3 बार आपातकाल लागू कर दिया गया है। आपातकाल से तात्पर्य यानी यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 आर्टिकल के तहत वह राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार लागू किया गया है? तो कुल 3 बार। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा आज का वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेनिफिशियल लगा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम के लिए एक बेस होते हैं। तो आप लगाइए ये सेट को और मुझे ज़रूर बतलाइएगा कि आपने कितना मार्क्स अचीव किया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।